हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिकल बॉन्डिंग में कल हम लोगों ने वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी कंप्लीट कर लिया था। उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बॉन्ड पैरामीटर्स। क्लियर? तो नेक्स्ट हेडिंग बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स, बॉन्ड पैरामीटर्स जो बॉन्ड को डिफाइन करें उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड पैरामीटर्स। जैसे नंबर 1 पे आती है हमारी बॉन्ड पैरामीटर में नंबर 1 हेडिंग बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी। अब बॉन्ड एनर्जी बच्चों क्या होती है? एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी। और वही एनर्जी एक मोल बॉन्ड फॉर्म होने में क्या होती है? रिलीज भी होती है। क्लियर? तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल bond is known as bond energy। एनर्जी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। बच्चों जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो एक्चुअली वेरियस फैक्टर पे क्या होती है? डिपेंड करती है। कहीं पे बॉन्ड एनर्जी कम होती है, कहीं पे बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है। तो रीजन क्या होता है? कहीं पे बॉन्ड एनर्जी कम है, कहीं पे ज़्यादा है, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हम लोग कुछ फैक्टर्स की स्टडी कर लेते हैं जो बॉन्ड एनर्जी पे इफेक्ट डालते हैं। The following factors are responsible. Following factors are responsible for bond energy। या हम लोग ये भी बोल सकते हैं बॉन्ड एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। क्या लिख सकते हैं? बॉन्ड एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। तो आप इसको ऐसे लिख लो, bond energy depends upon following factors। bond energy depends upon following factors। और उसमें सबसे पहला अपना फैक्टर है साइज ऑफ एटम। नंबर ए, साइज ऑफ एटम। जैसे मान लो एक हमारा हाइड्रोजन क्लोरीन एक H2 मॉलिक्यूल है, एक Cl2 मॉलिक्यूल है। H2 में दो हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम का साइज छोटा होता है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी? छोटी होगी और एनर्जी भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो जितना एटम का साइज छोटा होता है उतना बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है। और जितना एटम का साइज बड़ा होता है सेपरेशन बीच में क्या होती है? ज़्यादा होती है। बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो हम लिख सकते हैं स्मॉलर इज द साइज ऑफ एटम, smaller is the size of atom, greater will be bond energy। smaller is the size of atom, greater will be bond energy। अब अगर इस दोनों में बॉन्ड एनर्जी पूछी जाए तो H2 की बॉन्ड एनर्जी Cl2 के कंपैरिजन में क्या होगी? ज़्यादा होगी। Order of bond energy H greater than chlorine। Clear? Bond energy 1 upon size of bonded atoms। bond energy 1 upon size of bonded atom। बॉन्डेड एटम का साइज जितना छोटा होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्लियर? तो ये तो फैक्टर हो गया साइज ऑफ बॉन्डेड एटम पे या साइज ऑफ एटम पे। दूसरा फैक्टर जो बॉन्ड एनर्जी पर अफेक्ट करता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। नेक्स्ट हेडिंग नंबर 2, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। बच्चों बॉन्ड जितना ज़्यादा मल्टीपल होता जाएगा दो एटम के बीच में
नंबर ऑफ बॉन्ड्स जितने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे उतना हमें एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। हम कह सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो ग्रेटर इज द मल्टीप्लिसिटी, ग्रेटर विल बी द बॉन्ड एनर्जी। क्लियर? ग्रेटर इज द मल्टीप्लिसिटी, ग्रेटर इज द मल्टीप्लिसिटी, greater will be bond energy. Greater will be multiplicity, comma greater will be bond energy. Bond energy, carbon triple bond carbon, carbon double bond carbon, then carbon single bond carbon. जो बॉन्ड एनर्जी होती है सबसे ज्यादा ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, देन डबल बॉन्डेड कार्बन, देन सिंगल बॉन्डेड कार्बन। क्लियर? अब इसके बाद बच्चों फैक्टर नंबर सी है। फैक्टर नंबर सी हमारा जो है वो है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ इसको हम BL से डिनोट करते हैं। बच्चों बॉन्ड लेंथ अगर छोटी है तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ अगर बड़ी है बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो इसमें बच्चों क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बॉन्ड एनर्जी 1/बॉन्ड लेंथ। Smaller is the bond length, greater will be bond energy. Longer is the bond length, smaller will be bond energy. तो ये बच्चों फैक्टर हो गया नंबर ए, बॉन्ड एनर्जी। दूसरा बॉन्ड का जो पैरामीटर है नंबर 2, बॉन्ड लेंथ। क्लियर? पैरामीटर नंबर 2, बॉन्ड लेंथ। पैरामीटर नंबर 2, बॉन्ड length. How we will define bond length? Bond length actually it is the equilibrium distance between two nuclei of bonded atoms in a molecule. किसी भी मॉलिक्यूल में जो बॉन्डेड एटम्स होते हैं उनके दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच की जो सेपरेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग बॉन्ड लेंथ को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। इट इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियई ऑफ बॉन्डेड एटम इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में जो बॉन्डेड एटम्स होते हैं उनके बीच में जो न्यूक्लियस, दोनों के न्यूक्लियस के बीच में जो सेपरेशन होता है उसी सेपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। ठीक है? अब बच्चों बॉन्ड लेंथ देखो कितने किस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। इट डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। ठीक है? और फैक्टर्स में सबसे पहले नंबर 1 फैक्टर नंबर ए, साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम। ठीक है बच्चों, एटम का साइज जितना छोटा होगा उतना बॉन्ड लेंथ क्या होगी, छोटी होगी, और एटम का साइज जितना बड़ा होगा बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इट मींस बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ बॉन्डेड एटम। क्लियर? Smaller is the size of bonded atoms, shorter will be bond length. Bond length directly proportional to size of bonded atoms. Bond length directly proportional to size of bonded atoms.
एटम का साइज अगर छोटा होगा तो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, एटम का साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, बड़ी होगी। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ HH, Cl, ब्रोमीन ब्रोमीन, आयोडीन आयोडीन, ये जो ऑर्डर है। एटम का साइज छोटा है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, छोटी हो जाएगी। क्लियर, कहीं पे कोई डाउट? नेक्स्ट हमारा है फैक्टर नंबर नेक्स्ट, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स। नंबर बी, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स। नंबर बी, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है बच्चों। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड जितना बढ़ती जाएगी उतना बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। इट मींस बॉन्ड लेंथ 1 मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। क्लियर? greater is the multiplicity of bond, shorter will be bond length. Greater is the multiplicity of bond, comma, shorter will be its bond length. Bond length 1 multiplicity of bond. Bond length 1 multiplicity of bond. Bond length 1 multiplicity of bond. Order of bond length, carbon ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। बच्चों ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है, सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है। और ये वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, 1.54 एंगस्ट्रॉम, 1.34 एंगस्ट्रॉम एंड 1.20 एंगस्ट्रॉम। तो ये इनकी वैल्यू होती है। इसका फैक्टर नंबर सी, बॉन्ड लेंथ का फैक्टर नंबर सी, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम। फैक्टर नंबर सी, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम या नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नंबर सी, नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, more is the percentage of S character, shorter will be bond length. More is the percentage of S character, comma, shorter will be bond length. Since S atomic orbital, since S atomic orbital is smaller than, since S atomic orbital is smaller than P atomic orbital. S atomic orbital is smaller than P atomic orbital. जैसा कि बच्चों सबको पता है एस और पी एटॉमिक ऑर्बिटल में एस और एटॉमिक ऑर्बिटल छोटा होता है, पी बड़ा होता है। तो अगर एस का परसेंटेज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, छोटी होती चली जाएगी। तो जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर बढ़ेगा उतना बॉन्ड लेंथ क्या होगी, छोटी होती जाएगी, और जितना कम होगा उतना बढ़ती जाएगी। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ठीक है। बॉन्ड लेंथ में sp3s, sp2s और SPS। क्लियर बच्चों? यहाँ पे जो S करेक्टर है 25% है, S 25% है, S 33.33% है, S 50% है। S करेक्टर सबसे कम कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो जो सबसे कम यहाँ पे है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी,
इसके बाद ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा बॉन्ड लेंथ का। क्लियर? कहीं पे कोई डाउट? तो पहला हमारा बॉन्ड पैरामीटर हो गया बॉन्ड एनर्जी, दूसरा हमारा पैरामीटर हो गया बॉन्ड लेंथ, तीसरा जो हमारा पैरामीटर है वो है बॉन्ड एंगल्स। पैरामीटर नंबर 3 बॉन्ड एंगल। नंबर 3 बॉन्ड एंगल। जो बॉन्ड एंगल में सबसे पहले हमने मीथेन एग्जाम्पल ले लिया, CH4, दूसरा हमने NH3 ले लिया, H, और तीसरा हम लोग ले लेंगे वाटर। थोड़ा बच्चों इनको हम डायग्राम को छोटे बना लेते हैं, एक लाइन में सभी आ जाएंगे। नाइट्रोजन और वाटर, ठीक है। अब बच्चों यहां पे देखो, हाइब्रिडाइजेशन sp3 और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। लेकिन यहाँ पे 0 लोन पेयर, 1 लोन पेयर और 2 लोन पेयर। लोन पेयर में रिपल्सन क्या होता है, ज़्यादा होता जाता है। तो अगर लोन पेयर अगर ज़्यादा होंगे तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है बच्चों, अमोनिया में जो बॉन्ड एंगल होता है 107 लिख सकते हो, 107.5 लिख सकते हो, दोनों ही सही हैं। तो नियरली 107 डिग्रीज को लिखते हैं। ठीक है, वाटर में बच्चों जो बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री होता है। बॉन्ड एंगल लोन पेयर पर डिपेंड है। लोन पेयर अगर बढ़ते जाते हैं तो बॉन्ड एंगल भी क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो हमारे बॉन्ड पैरामीटर बच्चों कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। उस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं फजान रूल। क्या रूल? फजान रूल। नेक्स्ट हेडिंग है फजान रूल। फजान रूल बच्चों, फजान का जो स्टेटमेंट है, इनका कहना यह है कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में भी कुछ पार्ट में कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। आयनिक कंपाउंडों में क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। अब कोवेलेंट कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने कुछ पॉइंट दिए। उन्होंने ये बताया कि अगर कोई भी कैटायन अगर किसी एनायन को अप्रोच करता है तो एनायन जो होता है पोलराइज हो जाता है, और जब एनायन पोलराइज हो जाएगा तो 100% एनायन नहीं रह जाएगा, और जब 100% एनायन नहीं रह जाएगा तो कैटायन और एनायन के बीच में 100% आयनिक बॉन्ड नहीं रह जाएगा, और जब 100% आयनिक बॉन्ड नहीं होगा तो वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, कोवेलेंट। क्या हो जाएगा, कोवेलेंट। तो कहने का मतलब आयनिक कंपाउंडों में भी कोवेलेंट कैरेक्टर होता है अकॉर्डिंग टू फजान। क्लियर? कैसे होता है, एक छोटा सा डायग्राम सब लोग ध्यान से देखो। दिस इज एनी कैटायन एंड this one is any anion. Whenever cation approaches to anion, then anion get polarized and nucleus shifts in one direction and electron clouds shifts in another direction. Clear? Electron clouds shift towards cation and nucleus shifts away from cation. This is nucleus and this is
electron cloud and it is polarized anion. Polarized anion. Clear? Whenever cation approaches to anion, then anion get polarized. Therefore, some covalent character develop in that compound. This is known as polarization of ionic compound. Ionic compound का क्या हो गया? पोलराइजेशन हो गया. अब कहाँ पे पोलराइजेशन कम होगा, कहाँ पे ज़्यादा होगा, इसके लिए बच्चों फजान ने कुछ रूल दिए हैं, तो हम रूल को पढ़ लेते हैं. अकॉर्डिंग टू फजान रूल, according to Fajan rule, according to Fajan rule number 1, maximum is the polarization of an anion. Maximum is the polarization of an anion by a cation. Maximum is the polarization of an anion by a cation. Greater will be covalent character. Greater will be covalent character in the bond. Greater will be covalent character in the bond which is formed between the cation and anion. उस cation और anion के बीच में जो भी बॉन्ड फॉर्म हुआ है उसमें जितना ज़्यादा anion पोलराइज होगा किसके द्वारा? कैटायन के द्वारा. कैटायन के पास पोलराइजेशन पावर होती है और anion के पास पोलराइजेबिलिटी होती है. कैटायन हैज polarization power and anion has polarizability. Students, you should learn this point. Now number 2, that cation has maximum polarizing power. That cation has maximum polarizing power. That cation has maximum polarizing power which is smaller in size. Which is smaller in size. Example, Na plus Mg2 plus एल्युमिनियम 3 प्लस. बच्चों साइज की बात करें तो साइज एल्युमिनियम का सबसे छोटा है और सोडियम का सबसे बड़ा है. तो ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर क्या होगी? ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर. ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर. अब हम लोग बच्चों एनाइन की बात कर रहे हैं. पोलराइजिंग पावर 1 upon size of cation. Polarizing power 1 upon size of cation. Next for anion students, for anion number 3, that anion is maximum polarized. That anion is maximum polarized, distorted. Another name of polarization is distortion. That anion is maximum polarized or distorted, which is bigger in size, which is
बिगर इन साइज, साइज इसका क्या है, ज्यादा है, विच इज बिगर इन साइज एंड हैज लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड हैज लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम कुछ एनायन ले लेते हैं, ठीक, एग्जाम्पल इन हैलाइड आयंस। अगर हैलाइड आयंस की बात करें तो जो हमारा आयोडाइड आयन होता है वो आयोडाइड आयन क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, और जब आयोडाइड आयन सबसे बड़ा होता है तो उसमें पोलराइजेशन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा पोलराइज क्या होगा, आयोडाइड आयन होगा, और सबसे कम पोलराइज क्या होगा, फ्लोराइड आयन होगा। क्लियर? तो इन हैलाइड आयंस आयोडाइड आयन इज मैक्सिमम पोलराइज्ड, आयोडाइड आयन इज maximum polarized due to bigger in size, due to bigger in size, साइज क्या है, सबसे ज्यादा है। अब हम यहाँ पे कुछ बच्चों एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे Na प्लस Mg2 प्लस एल्युमिनियम 3 प्लस। अगर हम ऑर्डर ऑफ साइज की बात करें, ऑर्डर ऑफ साइज, तो ऑर्डर ऑफ साइज में Na प्लस फिर Mg2 प्लस है, कुछ यहाँ पे एनायन लिख देते हैं, क्लोराइड सल्फाइड फॉस्फाइड, क्लोराइड सल्फाइड और फॉस्फाइड। ऑर्डर ऑफ साइज बच्चों, इसमें जो हमारा साइज का ऑर्डर होगा वो साइज का ऑर्डर होगा ये होगा, क्यों, रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट r0 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। अगर n सेम है तो जिसका एटॉमिक नंबर कम होता है उसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। एटॉमिक नंबर कम है, साइज बड़ा है, एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, साइज छोटा है। ठीक, अब हम फजान रूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं। फजान रूल, स्मॉलर द कैटायन बिगर देन आयन, smaller the cation, bigger is the anion, maximum covalent character। तो यहाँ पे होगी मैक्सिमम कोवेलेंसी, मैक्सिमम कोवेलेंसी। बच्चों, एल्युमिनियम फॉस्फाइड कंपाउंड में मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। Na और Cl के बीच में देख लो, जस्ट अपोजिट हो गया। बिगर कैटायन स्मॉलर एनायन, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रोवेलेंट कैरेक्टर हो गया, यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रोवेलेंसी आ गई, मैक्सिमम इलेक्ट्रोवेलेंसी। तो NaCl हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रोवेलेंट कैरेक्टर एंड एल्युमिनियम फॉस्फाइड हैज मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे कुछ हम लोग फेवरेबल कंडीशन पढ़ लेते हैं फॉर इलेक्ट्रोवेलेंसी एंड फॉर कोवेलेंसी। favorable conditions for electrovalency। favorable conditions for electrovalency। favorable conditions for electrovalency, large cation and small anion, large cation and small anion। second point है low charge on ions, low charge on ions। favorable conditions for favorable conditions for कोवेलेंसी। कोवेलेंसी के लिए बच्चों ये जो पॉइंट ऊपर लिखे हैं ये जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। नंबर फर्स्ट, स्मॉल कैटायन एंड लार्ज एनायन, स्मॉल कैटायन एंड लार्ज एनायन। सेकेंड, high charge on ions,
हाई चार्ज ऑन आयंस। ठीक है, हाई चार्ज ऑन आयंस, ये हो गया बच्चों फजान रूल। क्लियर। अब इसके बाद बच्चों अपना इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है डाइपोल मूवमेंट। नेक्स्ट हेडिंग डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट, its symbol is mu। बच्चों डाइपोल मूवमेंट mu इज इक्वल्स टू E इंटू डी। और डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हम लोग यहाँ पे साइन में किसका यूज करेंगे, एरो का यूज करेंगे। डाइपोल मूवमेंट एक प्रोडक्ट होता है, किसका किसका प्रोडक्ट होता है, चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन एटम्स। क्लियर। ये हमारा डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, ये जो E है चार्ज ऑन एटम, चार्ज ऑन एटम, डिस्टेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम्स। क्लियर, डिस्टेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम्स। बच्चों डाइपोल मूवमेंट एक्चुअली प्रोडक्ट होता है, और प्रोडक्ट किसका होता है, चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन एटम्स। मान लो हमारे पास HCl एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H और Cl, इसके बीच की जो सेपरेशन है डिस्टेंस है वो D है, और जितना H पे चार्ज होता है उतना Cl पे होता है। तो किसी A का चार्ज विदाउट साइन, सिर्फ हम मॉड लिखते हैं, तो वो चार्ज लिखेंगे, सेपरेशन बिटवीन देम लिखेंगे, क्या आ जाएगा, डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। क्लियर। मान लो हमारे पास इफ E इक्वल्स टू 1 यूनिट, और 1 यूनिट जो चार्ज होता है उसकी कूलाम में वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, जो कि ये SI यूनिट है। ठीक है, और 1 कूलाम बच्चों होता है 1 कूलाम इक्वल टू होता है 3 इंटू 10⁹ ESU। ये CGS यूनिट है। कौन सी यूनिट है, CGS, इलेक्ट्रो स्टैट यूनिट, ये होती है। तो अगर इतने कूलाम में अगर हमें ESU फाइंड करना है, 1.6 इंटू 10⁻⁹, 3 इंटू 10⁹, 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। तो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। If D is equals to 1 angstrom, that is 10⁻8 centimeter, then mu is equals to ED 4.8 into 10⁻8, 4.8 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। कितना आ गया, ESU सेंटीमीटर। बच्चों डाइपोल मोमेंट की एक दूसरी यूनिट होती है डिवाई। अदर यूनिट ऑफ म्यू डिवाई, 1 डिवाई hence mu is equal to 4.8 into 10⁻18 ESU सेंटीमीटर, या फिर 4.8 डिवाइड। ये बच्चों आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर सॉल्व करते हैं। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फार्मूला होता है
ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट अपॉन कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट इनटू 100। नेक्स्ट एक हम लोग फार्मूला नोट कर लेते हैं। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट इनटू 100। इससे किसी भी कंपाउंड में हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। और परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर में ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट बच्चों क्वेश्चन में गिवन होता है, कैलकुलेटेड आपको सॉल्व करना पड़ता है। इसमें एक हम लोग क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। एग्जाम्पल HF पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस, क्लियर। और इसका जो म्यू 2d बाई है, कैसा है, ऑब्जर्व। और आपको फाइंड करना है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट कैलकुलेटेड इनटू 100। ऑब्जर्व 2d बाई है, कैलकुलेटेड बच्चों अभी भी हम लोगों ने सॉल्व किया था 4.8 इनटू 100। इसको जब बच्चों आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 41% के अराउंड। 41% कैलकुलेटेड कैसे है, चार्ज इनटू डिस्टेंस हमें लिखना है। चार्ज इस पर भी 1 यूनिट है, इस पर भी 1 यूनिट है। 1 यूनिट की ESU में वैल्यू होती है 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर, या फिर 4.8 डिवाई। तो 4.8 डिवाई हमने लिख दिया है, 2 डिवाई है, सॉल्व कर लिया, 41% आ गया, ठीक है बच्चों। अब डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड जो नेक्स्ट बातें हैं उसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी गुड।